बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो पहला का टॉपिक था वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही वाइंड अप कर लिया था। अब आगे जो हम फर्दर मूव करने जा रहे हैं वो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैंने चूज किया हुआ है इस वीडियो के लिए टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM के सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड जो टर्म्स आती है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय देम, कि उनका क्या मतलब होता है। आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे अपनी इस वाली वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट चलते हैं फिर हम बिला ताखीर। पहली जो इसकी टर्म्स आएगी उसको क्या कहते हैं, ठीक है। सारी टर्म्स मैं लिख देता हूँ एक दफा, साथ साथ उनको रिपीट भी करता रहूंगा। जो पहली आपके पास टर्म होती है उसको कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जो नंबर 1 आपके पास टर्म है उसको कहते हैं वेव फॉर्म। चले मैं इसको एक साइड पे लिख देता हूं ताकि याद रहे और उसके बाद साथ साथ हम लिखते भी रहे, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं नंबर 1 वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। वेव फॉर्म ऑफ SHM, व्हाट इज मीन बाय इट, फिर आगे डिस्कस करते हैं लहजा से सेपरेटली। अभी मैं सिर्फ नाम लिखने जा रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि जो टर्म्स होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। नंबर 3 क्या आएगा, पहले आपके पास आ गया वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकंड वन आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन आपके पास आएगा एम्पलीट्यूड, व्हाट इज मीन बाय इट, हम इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एंड फोर्थ वन आपके पास जो आता है वो आता है वाइब्रेशन, कि हम वाइब्रेशन किसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, ठीक है। ये बेसिक चीज है। और उसके बाद आप कह सकते हैं टाइम पीरियड, नंबर 5 टाइम पीरियड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 6 वन की फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। ये चीजें थी। एंड लास्ट वन आपके पास जो होता है वो आपके पास आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 6 वाली टर्म याद रख रहे हैं आपने स्टूडेंट्स, वो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब लास्ट वाली टर्म की बात मैंने की वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा। ये डिफरेंस भी आपने अपने ज़हन में रख रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास जो आ रहा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये आपके पास टर्म्स है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड है, ठीक है। नंबर 1 वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकंड वन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन एम्पलीट्यूड, फोर्थ वन वाइब्रेशंस, फिफ्थ वन टाइम पीरियड, सिक्स्थ वन फ्रीक्वेंसी एंड सेवंथ वन आपके पास आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम इनकी डेफिनेशन की तरफ या इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ कि हम वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं। नंबर 1 आपके पास आता है वेव फॉर्म ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेव फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो कर्व जो वेरिएशन बयान करती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर उनको हम क्या कहते हैं, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज मिसाल के तौर पर पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसको बताता हूं। कहते हैं द टर्म्स, कहते हैं द कर्व्स रिप्रेजेंटिंग, द कर्व्स रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन, representing the variation in displacement with time, टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो वेरिएशन आती है और उस वेरिएशन को जो कर्व्स बयान करती है उसको हम कहते हैं विद टाइम, उस कर्व्स को हम कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड वेव फॉर्म, is called waveform of simple harmonic motion, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई टाइम में वेरिएशन आ रही है, ठीक है। टाइम
के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आती है, और उस वेरिएशन को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या ठीक है या कर्व्स की मदद से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो कर्व्स रिप्रेजेंट कर रही होंगी उसको हम कहते हैं वेरिएशन इन सिंपल हार्मोनिक या वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आ रही है, मिसाल के तौर पर यहां से डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और ये जो आपके पास कर्व्स आ रही हैं, ठीक है, ये वाली जो कर्व्स है इनको आप कहते हैं वेव फॉर्म, यानी वेव की फॉर्म में आपके पास ये सारी आ रही है, ठीक है। वेव की फॉर्म में अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ रही हो वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट की, उसको हम कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था आपके पास सिंपल सा जो कि था वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम। नेक्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, के मीन पोजीशन के लिहाज से किसी भी पॉइंट पर उसकी जो पोजीशन होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्या है, मैं लिख देता हूं दोबारा से इसकी डेफिनेशन भी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी the distance of the vibrating body at any instant from its mean position, at any instant about its mean position is called इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक होगी बात। कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, के एक आपके पास बॉडी है वो वाइब्रेशन परफॉर्म करवा रही है, ठीक है, उसका डिस्टेंस आप ले रहे हैं मेन पोजीशन पर किसी भी दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो वो जो आपके पास डिस्टेंस आता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट इट्स मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, मैं अगर मिसाल दूं, कहते हैं कि सपोज पेंडुलम की मिसाल ले लें दोबारा से। एक हमारे पास पेंडुलम था, यहां पर ये मौजूद, ये जिसको इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, इसको हम कह लिया हमने कि इसकी कौन सी है, मीन पोजीशन आ रही है। अब अगर बाय डेफिनेशन देखें कि इसको मूव करवाया जा रहा है यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब अगर आप यहां से लेकर इस पॉइंट ए तक किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज मैं इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो यहां से ओ से लेकर या जो मीन पोजीशन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई स्टूडेंट्स? आई होप कि समझ आ गई होगी कि मेन पोजीशन से लेकर किसी भी पॉइंट पर आप अगर कोई डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। फिर सेकंड थिंग कि आपने ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स के जब आपके पास बात की जाती है मेन पोजीशन की, तो मेन पोजीशन के ऊपर जो या मेन पोजीशन पर जो उसकी वैल्यू होती है किसकी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, वो मिनिमम होती है। लेकिन जो जो आप
मेन पोजीशन से फार्दर मूव करते जाते हैं, उससे दूर जाते जाते हैं अप टू एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। जब आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, मेन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, जो जो आप इससे दूर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। लेकिन एट द एंड जब आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो उस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो मैक्सिमम आएगी, यानी मेन पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मिनिमम यानी कि 0, लेकिन एट एक्सट्रीम पोजीशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आता है वो मैक्सिमम आता है। तो ये था आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। एंड नेक्स्ट वन आपके पास जो बता रहे हैं वो क्या आ रहा है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, थर्ड वन आपके पास आ रहा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में कहते हैं, और इसको आपने याद रखना है, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट के साथ। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स के साथ, और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट के साथ। कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the vibrating body on either side from its mean position. The maximum value of displacement, the maximum value of displacement the maximum value of displacement of the vibrating body on either side ठीक है, किसी भी साइड पर आप उसकी जो वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, एट ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, is called amplitude। ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेशन परफॉर्म करवा रही है, एट इधर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि किसी भी साइड की तरफ आप उसकी मैक्स वैल्यू ले सकते हैं, किधर से, फ्रॉम मीन पोजीशन, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताना चाहूँ आपको तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, वो ऑसिलेशन परफॉर्म करवा रही है। ठीक है, ऑसिलेशन हमने कल भी पढ़ा था, पिछले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने स्टडी किया कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आगे और पीछे की हरकत, आगे और पीछे की मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यानी इधर जो आपके पास बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करवाएगी। ठीक है, और एक मेन पोजीशन पे किसी भी साइड की तरफ या आगे ले सकते हैं या पीछे ले सकते हैं, तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करना है उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने अभी आपके पास एक पेंडुलम की मिसाल ली, दोबारा से मैं पेंडुलम को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये आपके पास पेंडुलम था अपनी मेन पोजीशन पर, ये इसकी पोजीशन आ रही थी एक्सट्रीम पोजीशन ए, ये इसकी पोजीशन आ रही थी एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो स्टूडेंट्स यहां से देखें, मेन पोजीशन से लेकर अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, या मेन पोजीशन से लेकर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक, ये जो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बॉडी, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस के दौरान, यानी इसने आगे पीछे अपनी हरकत को परफॉर्म करवाना है, अपनी मोशन को परफॉर्म करवाना है, तो इस साइड पर ले ले या इस साइड के ऊपर ले ले, तो ये जो मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। के इसका जो कह सकते हैं कि ये पाथ है, कि इस जो बॉडी है, इसने ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसने सिर्फ इसी पाथ के ऊपर मूवमेंट करवानी है, मूवमेंट करनी है, इससे आगे इसने नहीं जा सकना। ठीक है, जितनी उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, जितना डिस्प्लेसमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है, वो ले ले, और बाकी वही उसका हो जाएगा डिस्प्लेस, जो आपके पास आएगा वो एम्पलीट्यूड आएगा। अब हमने कह लिया कि यहां से ए से आगे ये बॉडी मूव नहीं कर सकती। ठीक है,
ए से पीछे तो रह सकती है, अगर पीछे रहेगी तो हम कहते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने को या डिस्प्लेसमेंट कवर करने को हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड, कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो अपनी वाइब्रेशन को परफॉर्म करवाती है और जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो वाइब्रेशन के दौरान कवर कर ले उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक होगी बात, सिंपल सा आंसर था ये भी। और मैंने आपको ये भी साथ बता दिया कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन तीनों की, वेवफॉर्म की, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की एंड थर्ड वन एम्पलीट्यूड की क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी अगली जो आपके पास टर्म्स है उनकी तरफ, उनमें क्या बताया जा रहा है हमें वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपके पास आ रही है वो आ रही है वाइब्रेशंस। ठीक है, अगर हम वाइब्रेशन को डिस्कस करना चाहें तो उसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या आ रही है आपके पास, फोर्थ वन प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, वाइब्रेशन कहते हैं मैक्सिमम राउंड ट्रिप। ठीक है, मैक्सिमम या कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ठीक है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body, of a vibrating body about its mean position, about its mean position is called, about its mean position is called one vibration। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन को मैं पढ़ूं, कहते हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। यानी आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, जैसे हमने पीछे पेंडुलम की मिसाल ली, फिर से उसी को कंसिडर करें अपने माइंड में। कहते हैं हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी क्या करी है, अपनी वाइब्रेशन परफॉर्म करवा रही है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अपनी परफॉर्म करवाई है, वाइब्रेशन में है वो। तो क्या होगा कि अपनी मेन पोजीशन के ऊपर उसने जो एक कंप्लीट चक्कर लगाया है, उस कंप्लीट चक्कर को हम कहते हैं कि ये क्या होता है आपके पास एक वाइब्रेशन। एक चक्कर को एक वाइब्रेशन, दो चक्कर हो गए दो वाइब्रेशन, टू वाइब्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, फिर से मैं पेंडुलम की मिसाल ले रहा हूं, उसी को कंसिडर करते हैं क्योंकि सिंपल समझ में आने वाली बात है। सपोज आपके पास ये पेंडुलम था, ये इसकी मेन पोजीशन थी MP, ये इसकी यहां तक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन A थी, ये यहां तक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन B थी। ठीक है, अब जब अगर हम बात करें, आपके पास जो ऑब्जेक्ट था पहले अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में था, यानी रेस्ट की हालत में था, तो वो अपनी मेन पोजीशन पर था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने इसकी ऑसिलेशंस को परफॉर्म करवाना चाहे हम, तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया, इसकी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A पर ले गए। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये यहां से आएगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन पर। इस मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ दोबारा जाएगा, यानी यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, फिर वापस आया अपनी इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर यहां से आप ये वापस पहुंच जाएगा अपनी इस वाली मेन पोजीशन पर। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, A पर गया, वापिस MP पर आया, MP से गुजरता हुआ B पर गया, और B से वापस जब MP पर आएगा तो हम कहेंगे कि ये वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगी इसकी। यानी मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, अपनी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करता हुआ जब वो वापस अपनी
मीन पोजीशन पर आकर रुकेगा, रुकेगा तो नहीं बल्कि जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन, वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई है, ठीक है, हम बोलेंगे कि इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। यानी एम पी से स्टार्ट हुआ, ए पर गया, ए से वापस बी पर गया, बी से वापस एम पी पर आएगा, जब पहुंचेगा तो हम कहते हैं कि इट्स वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड, कि इसकी जो एक वाइब्रेशन थी वो कंप्लीट हो गई। इसी को कहते हैं कि यानी इसने एक पूरा चक्कर लगा लिया, यहां से लेकर यहां तक, फिर वापस इधर तक, एक कंप्लीट चक्कर बनता है। जब इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाए तो उसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, और जो चक्कर है उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। आगे फिफ्थ वन कह रहे हैं टाइम पीरियड, ठीक है। फिफ्थ वन क्या कह रहे हैं आपके पास, टाइम पीरियड, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड कहते हैं कि आपके पास जो बॉडी थी, ठीक है, जो ऑसिलेशन परफॉर्म करवा रही थी, उसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अगर डेफिनेशन क्लास लिखे तो कहते हैं टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम required to complete one vibration is called टाइम पीरियड, ठीक है, कि वो टाइम जितना एक बॉडी को अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी मिसाल के तौर पे फिर से पेंडुलम की बात करें, जैसा कि हम पीछे से करते आ रहे हैं, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन पी। यानी हमने कहा यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, ए पर गई, ए से वापस बी पर आई, बी से वापस एम पी पर जब पहुंचेगी, इतना जब इसको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगे, पी एम पी से ए से वापस बी, बी से वापस एम पी, जब एक चक्कर इसको मुकम्मल करने में, या एक चक्कर इसने जितनी देर में, जितने टाइम में कंप्लीट किया होगा, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है कि जब आपके पास की बॉडी है वो वाइब्रेशन परफॉर्म करवा रही है, एक वाइब्रेशन में उसको कितना टाइम दरकार होगा, कितना टाइम रिक्वायर होगा, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी की जब हम बात कर रहे हो। तो सिंपल सी बात थी, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड। आगे सिक्स्थ वन देखें, कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी, कहती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पासिंग पर सेकंड, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ vibrations passing per second is called frequency। यानी कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस आपके पास जो बॉडी है वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड अनदर डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी दैट कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि जब आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी या आपके पास जो टाइम पीरियड है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर हम लिखें टाइम पीरियड का फार्मूला तो वो बराबर होगा 1/f। अगर इधर से हम f का फार्मूला बनाए तो आपके पास बन जाएगा 1/t, यानी कि अगर टाइम पीरियड का हम रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और दूसरी जो मैंने इधर लिखी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ सेकंड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस
पासिंग पर सेकंड के एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस पास आउट कर रही हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी ये आपके पास डायग्राम थी। अब जैसे पहले हमने बात की वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन हमने कहा एमपी से ए से बी से वापस जब एमपी पर आएगी बॉडी तो वहां पर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर दूसरी टाइम पीरियड की बात की हमने, तो हमने कहा एमपी से ए से वापस बी से वापस एमपी पर आने में जितना टाइम लगा, जितना टाइम दरकार था उसको हमने कह लिया कि ये हमारे पास है टाइम पीरियड। एंड थर्ड वन हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि एमपी से ए से बी से वापस एमपी, इतने कितने यहां तक कितने चक्कर कंप्लीट होंगे एक सेकंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड के अंदर कितने आपके पास चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा था। एंड लास्ट वन आपके पास आ रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर, एक बात आपने याद रखनी है, अगर आप इधर से हम दोनों का प्रोडक्ट लें तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है F क्रॉस T इज इक्वल टू 1, ये एज अ MCQs आपसे पूछा जा सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, आपने याद रखना है 1, कि जब आप फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आता है वो विल बी इक्वल टू 1, वो एक सिर्फ एक के बराबर होता है। तो ये आपने इस बात याद रखनी है। एंड सेकंड वन जो लास्ट आपके पास टर्म्स आ रही है वो आ रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेवंथ वन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आपने याद रखना है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ। W की फॉर्म में लिखा हुआ एक वर्ड है लेकिन हम इसको W नहीं पढ़ते बल्कि पढ़ते हैं ओमेगा। कहते हैं द टाइम पीरियड इफ T is the time period of a body execute a simple harmonic motion its angular frequency omega is given by। कहते हैं कि अगर टाइम T में कोई बॉडी अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करवा रही है या सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। फिर से सुने, इफ T is the time period of a body execute simple harmonic motion, ठीक है, अगर कोई बॉडी टाइम T के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवा रही है तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है वो बराबर होगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। अब देखें अगर इधर से हम क्या करें, T को हम सेपरेट कर लें, यानी 2 सेपरेट कर लिया और साथ हमने 1 ओवर T को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो आपके पास देखें 2 पाई एज इट इज, आपके पास जो आंसर आएगा 2 पाई, साथ देखिए 1 ओवर टी, ये देखिए इधर भी मैंने अभी लिखा हुआ है F1 ओवर टी आपके पास आता है F के, यानी स्मॉल f फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। तो आपके पास जो ओमेगा का या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा वो आपके पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ये आपके पास ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम T के अंदर अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करती है, एग्जीक्यूट करती है, उस वक्त उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होती है। हमने क्या किया, T को सेपरेट किया यानी 1 ओवर टी बनाया, तो आपके पास 1 ओवर टी इधर मैंने लिखा हुआ था 1 ओवर टी बराबर होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमने 1 ओवर टी की जगह F को पुट कर दिया, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जो कि था टर्म्स एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन या टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। टॉपिक का नाम था टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन और वो 7 टर्म्स है, आपने ये याद रखना है। नंबर 1 थी वेव फॉर्म ऑफ SHM, सेकंड वन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन एम्पलीट्यूड, फोर्थ वन वाइब्रेशन, फिफ्थ वन आपके पास था टाइम पीरियड, सिक्स्थ वन था फ्रीक्वेंसी एंड सेवंथ वन और लास्ट वन आपके पास था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट सबको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको इन सब की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।